गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो में। तो चलिए, आज हमारा जो फैमिली लॉ का लेक्चर है उसमें हम हमारे डावर के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ डावर तक समझ लिया था, आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको जो हमारा ये कोर्स है जो 3 जुलाई से शुरू हुआ था, ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज आप हमें जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी भी बच्चे को यूजीसी नेट लो के हमारे जो नोट्स हैं उनकी पीडीएफ चाहिए तो वो हमें ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे चैनल के बायो में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और जो फीस है पीडीएफ की वो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर काफी बच्चों का ये भी सवाल था कि जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कौन सी बुक परचेज करें, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यूजीसी नेट पेपर 1 की बुक का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन या फिर अगर किसी और सब्जेक्ट की बुक आपको परचेज करनी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, आज हमारा जो लेक्चर है उसे हम शुरू करते हैं, जहां हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो मेहर की अमाउंट है उसको कैसे फिक्स किया जाएगा और वो कितने तरह की होती है। ठीक है, तो जो अगर हम मेहर अमाउंट की फिक्सेशन की बात करें तो वो 2 तरह की होती है। एक तो होती है स्पेसिफाइड, जिसे हम फिक्स्ड भी बोलते हैं, और एक होती है अनस्पेसिफाइड। ठीक है, तो जो स्पेसिफाइड होती है उसको बोला जाता है मेहर मुसम्मा। ठीक है, और अनस्पेसिफाइड को बोला जाता है मेहर मिसल। ये आपको ध्यान रखना है, थोड़े अजीब नाम है, अटपटे नाम है, बट आप एक दो बार रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होने वाली है। उसके बाद जो मेहर मुसम्मा है, इसको हम 3 तरीके से फिक्स कर सकते हैं, 3 टाइम पर फिक्स की जा सकती है ये। एक तो बिफोर द मैरिज ये फिक्स हो सकती है, दूसरी एट द टाइम ऑफ मैरिज, मतलब जिस टाइम शादी हो रही है उस टाइम पर ये हस्बैंड द्वारा फिक्स की जा सकती है, तीसरा शादी होने के बाद कभी भी ये फिक्स हो सकती है। तो मेहर मुसम्मा को फिक्स करने के 3 तरीके हैं जो मैंने आपको बता दिए, बिफोर द मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज, और सबसे एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट मैरिज। ठीक है, तो आपको यहाँ हस्बैंड उस टाइम पर ये मेहर मुसम्मा को फिक्स कर सकता है। उसके अलावा जो वाइफ है वो हस्बैंड से जो मेहर मुसम्मा है उसको पूरा का पूरा भी डिमांड कर सकती है। बोल लेगी कि भाई मुझे तो अपनी जो मेहर है वो एक टाइम में ही पूरी की पूरी दे दो, चाहे वो कितनी भी ज्यादा हो। और अगर वाइफ ने बोल दिया है कि मुझे अपनी सारी मेहर की अमाउंट है वो एक बार में ही चाहिए, तो हस्बैंड को वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी तरफ होती है मेहर मिसल। तो बहरे मिसल में जब मैरिज होती है और उस टाइम पे अगर डावर पे नहीं होती है तो जो वाइफ है वो एंटाइटल है कि वो प्रॉम्प्ट या कस्टमरी डावर को मांग सकती है। अब ये प्रॉम्प्ट और कस्टमरी डावर फिक्स कैसे होगी? इसको फिक्स करने के 2 तरीके हैं। पहला तो जो लड़की है उसके हस्बैंड सॉरी उसके फादर की जो समाज में रेप्यूटेशन है उसके अकॉर्डिंग फिक्स होगी। भाई बहुत अगर रेप्यूटेटेड फैमिली से बिलोंग करती है लड़की तो उतनी ज्यादा ही अमाउंट होती है उसके फादर की रेप्यूटेशन को देखकर। या फिर अगर लड़की खुद इंडिपेंडेंट है, पर्सनल क्वालिफिकेशन उसकी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो उसके बेसिस पर भी उसकी जो मेहर मिसल है उसको फिक्स किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 तरह की अमाउंट मेहर की अमाउंट है जो फिक्स करनी कैसे फिक्स की जाती है और क्या इसका तरीका है मैंने आपको बता दिया। चलिए अब इसके बारे में हम लिखते हैं, ग्राफ के जरिए लिखते हैं ताकि आपको बहुत इजी, आप कंपेयर करके जब पढ़ो तो आपको बहुत इजी लगे वो चीज, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलिए हम उसी तरह से हम इसे लिखेंगे। ऑन फिक्सेशन ऑफ मेहर अमाउंट it can be of 2 types. It may be specified मीन्स फिक्स्ड हो सकती है। दूसरी इट मे बी अनस्पेसिफाइड। तो जो स्पेसिफाइड है इसको बोलते हैं मेहर मुसम्मा।
दूसरा इसको बोलते हैं इट में बी अनस्पेसिफाइड को महरे मिसल। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये फिक्स कब होगी, किस टाइम पर की जा सकती है, तो महरे मुसम्मा को फिक्स किया जा सकता है तीन तरीकों से। इट मे बी फिक्स्ड बिफोर मैरिज, at the time of marriage, या फिर और कैन बी फिक्स्ड एनी टाइम subsequent to marriage। ठीक है। और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि हस्बैंड से कोई वाइफ कंपेल कर सकती है कि ये इसको कब किसी मतलब पूरा का पूरा पे करे। हस्बैंड कैन बी कंपेल्ड to pay all of it however excessive it may be। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे महरे मिसल की। If marriage is contracted and no dower is made, payable, then wife is entitled to proper dower और कस्टमरी डावर। ओके। नेक्स्ट इसकी अमाउंट कैसे फिक्स की जाएगी, how its amount can be fixed। तो पहला तो है इट विल डिपेंड अकॉर्डिंग टू द सोशल पोजीशन of her father family, नेक्स्ट बात करें उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशन पर भी डिपेंड करेगा, ऑन हर पर्सनल क्वालिफिकेशन। ठीक है। तो ये दो तरीके थे जिससे हम अमाउंट को फिक्स कर सकते हैं मेहर की, तो आपको ये ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचर ऑफ डावर की। तो नेचर ऑफ डावर में हम पहले ही समझ चुके हैं कि जो डावर है एक अनसिक्योर्ड डेट होता है, मतलब जो हस्बैंड है उसके जो अदर क्रेडिटर्स है उनकी तरह ही जो वाइफ है वो भी लाइन में खड़ी रहेगी बेचारी जब तक, क्योंकि पहले ही उस पर काफी लोन है बेचारे पे,
ठीक है, तो उस बाकियों की तरह वो भी लाइन में खड़ी रहती है। तो वाइफ यहाँ पे क्या कर सकती है अपनी डावर को पे करवाने के लिए, जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है उसका पोजेशन ले सकती है वाइफ। ठीक है, तो लेकिन आपको ये ध्यान, जब वो उसका पोजेशन, प्रॉपर्टी का पोजेशन तब तक रख सकती है अपने पास जब तक उसका जो डावर का अमाउंट है वो पे नहीं हो जाता। कैसे पे होगा? तो प्रॉपर्टी का रेंट जो आता रहेगा या जो इनकम में प्रॉफिट होते रहेंगे उससे उसका जो डावर का अमाउंट है वाइफ का वो पे होता रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो वाइफ है वो सिर्फ पोजेशन अपने पास रख सकती है। वाइफ के पास प्रॉपर्टी को अलाइनेट करने का राइट नहीं है। अलाइनेट मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकती वो किसी और के पास। मतलब सोचो कि भाई मेरे पास पोजेशन आ गया और अब तो मैं इसकी मालिक हूं और मैं इस प्रॉपर्टी का जो चाहे करूं, ऐसा नहीं कर सकती वो। उसको सिर्फ अपना डावर की अमाउंट लेनी है उससे, प्रॉपर्टी से, तो वो सिर्फ डावर की अमाउंट लेगी। और जैसे ही डावर की अमाउंट पूरी हो जाएगी उसकी, तो वैसे ही वो प्रॉपर्टी पर जो अपने उसका पोजेशन किया हुआ है वो उसको पोजेशन क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और एक ये हेरिटेबल राइट है, ट्रांसफरेबल राइट नहीं है। तो ये नेचर ऑफ डावर के अंदर कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई है, जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ डावर। डावर इज एन अनसिक्योर्ड डेट unsecured debt wife stand in the queue with other creditors of the husband। तो वाइफ यहां पर क्या कर सकती है फिर? वाइफ कैन टेक द पोजेशन of her husband property। She has a right to retain them in her possession till dower is paid। नेक्स्ट पॉइंट है, बट शी हैज नो right to alienate the property। She is liable to render full account of all the income and profits। On recovery of dower debt, she has to give up her possession next, it is a heritable right but not transferable right। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज की जो कि मेहर से रिलेटेड है। तो पहला केस है मायने बीबी वर्सेस चौधरी वकील अहमद का केस है।
जिसमें यही बात बोली थी कि जो वाइफ है वो प्रॉपर्टी का पोजेशन अपने पास रख सकती है, लेकिन जब तक उसकी अमाउंट पे नहीं हो जाती। लेकिन वो क्या कर सकती है, लेकिन जो उसका मालूम विडो मुस्लिम वुमेन है, वो अपने डिसीज्ड हस्बैंड का जो पोजेशन का प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी का पोजेशन है, उसको रिटेन करके रख सकती है अपने पास। बट उसको क्या है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का राइट नहीं है। ये इस केस के अंदर बोला गया था। माइना बीबी वर्सेस चौधरी वकील अहमद का केस है। क्या हेल्ड हुआ इस केस के अंदर? मुस्लिम विडो widow's right to retain possession of property कब तक? जब तक उसका मेहर का अमाउंट पे नहीं हो जाता, टिल पेमेंट ऑफ मेहर्स अमाउंट। नेक्स्ट क्या हेल्ड हुआ था इसके अंदर? शी कैन रिटेन द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी of her deceased husband, but she has no right to alienate का मतलब लिख सकते हो आप साइड में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। नेक्स्ट केस है जो, वो है अब्दुल कादिर वर्सेस सलमा का केस है। क्या हुआ था हेल्ड इसके अंदर, वो भी लिख लेते हैं। डावर में भी रिगार्डेड एज, काफी बार पूछा जा चुका है ये केस एग्जाम के अंदर, गार्डेड एज कंसिडरेशन फॉर कॉन्यूबाइल इंटरकोर्स by way of analogy to the contract for sale। ठीक है। थर्ड केस है रहना जलन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स। दो 2021 का केस है जो कि मेहर से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो केस है वो है सुब्रू निशान केस। ये मेहर से रिलेटेड है। इस केस के अंदर क्या बोला गया था कि जो डावर क्या होता है, एक सेल प्राइस होता है विमेन का। इस केस के अंदर बोला गया था, कोर्ट हेल्ड दैट, और ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, डावर इज अ सेल प्राइस ऑफ वुमेन। ठीक है। नेक्स्ट जो केस है मेहर से रिलेटेड, वो केस कौन सा है? हुमैरा बीबी। ये भी काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, हुमैरा बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी।
तो ये 5 केसेस हैं जो डावर से रिलेटेड है, जो आपको ध्यान रखने, काफी इंपॉर्टेंट है ये पांचों केसेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहीं पर हमारा जो मेहर का टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको मेहर का टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया हो, और यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको सोल्व कर पाएंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड प्लीज हमारे इन वीडियोस को जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड हमारे जो शॉर्ट्स हैं उनको भी प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमारे इंडियन पॉलिटी की सीरीज भी जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे फैमिली लॉ से रिलेटेड।